देखिए, हम पूर्व की क्लासों में भी पढ़ कर के आ रहे हैं कि जितने भी धर्म ग्रंथ थे, वो चाहे हमारे हिंदुस्तान में हो या फिर यूरोपीय कंट्रीज़ में, धर्म ग्रंथ जो हैं वो पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज में लिखे हुए थे। यहाँ पर भी अधिकांश धर्म ग्रंथ जो लिखे गए थे उनकी भाषा लैटिन थी। तो वो लैटिन भाषा सभी प्रजाजनों के लिए, सभी जनता के लिए समझ पाना संभव नहीं था। तो अधिकांश जनता जो है वो इनको नहीं पढ़ पाती थी। ऐसी कंडीशन में पोप जो भी मैसेज देता था कि धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है, धर्म ग्रंथों में वैसा लिखा है, उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया जाता था। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि उन धर्म ग्रंथों की प्रतियां जनता तक उनकी अपनी भाषा में पहुंच नहीं पा रही थी। इसका प्रमुख कारण ये था, लोगों को कागज के बारे में जानकारी नहीं थी, छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ था। तो ऐसी कंडीशन में जब कागज का आविष्कार हुआ, छापे खाने का आविष्कार हुआ, तो जो विद्वान लोग थे उन्होंने विभिन्न धर्म ग्रंथों का देशी भाषाओं में अनुवाद करके जनता तक वास्तविक ज्ञान पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। इसके बाद आप देखिएगा, अगला एक महत्वपूर्ण कारण आता है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। ये उस्मानी तुर्कों के साम्राज्य की राजधानी थी। जो दूसरे शब्दों में हम बोले बाइजेंटाइन साम्राज्य जो था उसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया थी और इस पर तुर्कों का अधिकार स्थापित हो गया था। तुर्क यहाँ के जो ज्ञान साहित्य था उसमें उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। ऐसी कंडीशन में उन्होंने यहाँ पर जो साहित्य की जो साहित्य था, जो पांडुलिपियाँ थीं, उनकी सुरक्षा की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं कर रखी थी। तो आप देखिएगा, उन्होंने बजाय इनको सुरक्षित रखने के लूटना खसोटना प्रारंभ कर दिया। तो जो विद्वान लोग थे, जो साहित्यकार थे, वो धीरे धीरे यहाँ से अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, अपने आजीविका की दृष्टि से यूरोप के विभिन्न राज्यों के अंदर पलायन करने लगे और वहाँ उन्होंने आश्रय प्राप्त किया। और इन यूरोपीय राज्यों में विशेषकर आप देखेंगे जो इटली के समृद्ध राज्य थे, उन जैसे वेनिस, फ्लोरेंस, मिलान, इन राज्यों ने इन विद्वान लोगों को आश्रय प्रदान किया और इनके ज्ञान की कद्र की, जिससे जो ज्ञान था धीरे धीरे यूरोप के विभिन्न राज्यों के अंदर, विभिन्न देशों के अंदर फैलने लगा और लोगों ने इसका भरपूर लाभ उठाया। इसके बाद आप देखिएगा, एक महत्वपूर्ण कारण और आता है पुनर्जागरण का। अरब और मंगोलों का योगदान। मंगोलों का योगदान हम आज भी देखते हैं कि अरब कंट्रीज जो हैं, अरब देश जो हैं, वो पूरी तरह से विकसित हैं और अरब देशों के अंदर ज्ञान और उनकी संस्कृति में आज भी यदि हम देखें बाकी दुनिया से वो काफ़ी विभिन्नता लिए हुए हैं। अब किस रूप में है आप देखिए, जितने भी आज भी अरब कंट्रीज़ हैं, यदि हम उनका जीवन स्तर देखें तो वो काफ़ी बेहतर है। ज्ञान की इन लोगों ने काफ़ी कद्र की और यही कारण है कि जब अरब लोगों के संपर्क में ये यूरोपीय आए तो इनके ज्ञान में वृद्धि हुई और जो एक समृद्धता जैसा शब्द है उनको इस यूरोपीय लोगों ने पहचाना। अब किस रूप में था? ऐसा नहीं है कि यूरोपीय राष्ट्र एक विशाल साम्राज्य उन्होंने गठित नहीं करा या उन्होंने विशाल बिल्डिंग्स का निर्माण नहीं करा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे साज सज्जा करना, जैसे वास्तविक सौंदर्य की अनुभूति करना, उससे काफ़ी हद तक यूरोपीय लोग जो थे या यूरोपवासी जो थे वो अनभिज्ञ थे। जब इनके संपर्क में आए, अरब और मंगोलों के संपर्क में, तो उन्होंने उस ऐशो आराम के जीवन को जीने के लिए प्रयास किए और इस ओर वो अग्रसर भी हुए। आपने एक नाम सुना होगा, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, कुबलाई खान। कुबलाई खान
कुबलाई खां एक महान मंगोल शासक था और उसने एक विशाल साम्राज्य का गठन किया था। स्पेशली आप देखिएगा इसने ये प्रयास किया कि संपूर्ण एशियाई देशों को वो एक करे और एशियाई देशों के अंदर एकता स्थापित करे। इसी प्रयास में उसने विशाल दरबार जब आयोजित करा तो उसने यूरोप के विभिन्न देशों से भी अपने दरबार में लोगों को आमंत्रित किया और विभिन्न यूरोपीय देशों से यहाँ पर लोग गए और जब उन्होंने कुबलाई खां के दरबार की शान शौकत देखी तो उससे वो काफ़ी प्रभावित हुए और यही कारण था जब वो लौट करके यूरोपीय देशों में या अपने देशों में वापस आए तो उन्होंने कुबलाई खां के दरबार का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करा। अपने लेखों के माध्यम से, अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपनी पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने कुबलाई खां के दरबार का एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जिसने यूरोप वासियों को काफ़ी प्रभावित करा। स्पेशली आप देखिएगा इसका प्रभाव हमें इटली में काफ़ी हद तक देखने को मिलता है और ऐसा माना जाता है कि पुनर्जागरण की सर्वप्रथम शुरुआत जो की गई वो इटली में ही थी। अब इसके भी कारण थे इटली में ही पुनर्जागरण क्यों हुआ। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप देखें तो आपको इसे एक बड़े क्वेश्चन के रूप में तैयार करना पड़ेगा। इटली में ही पुनर्जागरण प्रारंभ होने का क्या कारण था? इटली में पुनर्जागरण इसमें सबसे पहला आप पॉइंट लिखेंगे, इटली में पुनर्जागरण होने का सबसे प्रमुख कारण था इटली के समृद्ध नगर। इटली के समृद्ध नगर, इसमें आप विशेष रूप से नाम लिख लेंगे नीचे ब्रैकेट में, वेनिस, फ्लोरेंस और मिलान। आप देखिए ये तीन शहर ऐसे थे जो 14वीं शताब्दी में के मध्य तक जब पूरा आधे से अधिक यूरोप जो है वो अंधकार में डूबा हुआ था, उस समय में भी इटली के ये नगर जो थे वो पूरी तरह से समृद्ध थे। जबकि इटली में ही आल्प्स पर्वत के दूसरी तरफ के लोग या आल्प्स पर्वत के उस पार के लोग जो थे वो पूरी तरह से अभी भी विकास की अवस्था में नहीं थे और अंधकार में डूबे हुए थे। धनी नगर थे, बड़े बड़े व्यापारी यहाँ पर निवास करते थे, अच्छा व्यापार था, अच्छे उद्योग धंधे थे, तो सारी अनुकूल परिस्थितियाँ जो हैं धन की दृष्टि से वो इटली के अंदर पर्याप्त थी। इसलिए सर्वप्रथम इटली में ही पुनर्जागरण का होना प्रमुख कारण माना जाता है। इसके बाद आप दूसरा कारण इसमें लिखेंगे, इटली प्राचीन रोमन संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। प्राचीन रोमन संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। प्रमुख केंद्र था। फिर इसके बाद आप इसमें तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, इटली समस्त ईसाई जगत का प्रमुख केंद्र था। समस्त ईसाई जगत का प्रमुख केंद्र था। फिर इसके बाद आप चौथा पार्ट इसमें लिखेंगे, पोप का पुनर्जागरण से प्रभावित होना। ठीक है, पोप इस समय जो था वो स्वयं भी पुनर्जागरण से काफ़ी प्रभावित था और इसलिए उसने विभिन्न भागों से विद्वानों
को अपने यहाँ बुलाया और उनसे सत्यता के बारे में, उनसे विज्ञान के संबंध में, उनसे अन्य विकासों के संबंध में चर्चाएं की। तो जब पोप पुनर्जागरण से प्रभावित हुआ तो स्वाभाविक है उसने भी इटली के अंदर विभिन्न जो विकास की गतिविधियां थी उनको महत्वपूर्ण रूप से लागू करने के अपने प्रयास जो थे उनको तीव्र करा। इसके बाद आप अगला पाठ लिख सकते हैं, इटली की अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां। अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां, फिर इसके बाद आप लिख सकते हैं, छठा पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, इटली की स्वतंत्र राजनीतिक स्थिति। ठीक है, अब देखिएगा इसकी अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां क्या है कि भूमध्य सागर से इटली का व्यापार होता था और इस वजह से उसका व्यापार काफ़ी विकसित अवस्था में था। तो स्वाभाविक है इटली के नगर जो थे वो काफ़ी समृद्ध थे। फिर आप देखिएगा इटली में स्वतंत्र राजनीतिक स्थिति थी। जिस समय यूरोप अंधकार में डूबा हुआ था उस समय में भी इटली के अंदर राजनीतिक स्वतंत्रता विद्यमान थी। लोगों को स्वतंत्र चिंतन करने, लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने का पूरा अधिकार था और वहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाएं जो थी वो छिन्न भिन्न नहीं हुई थी। फिर इसमें आप देख सकते हैं इस समय तक, क्योंकि जब पुनर्जागरण हुआ तो उसमें एक प्रमुख कारण ये भी था, मानववादी विचारधारा का विकास हो चुका था और उस मानववादी विचारधारा के चलते हुए मनुष्य स्वतंत्र रूप से चिंतन और मनन करने लगा था। पेट्रार्क के द्वारा मानववाद की विचारधारा स्थापित की गई थी और ये सभी कारण हैं जिनकी वजह से यूरोप में पुनर्जागरण हुआ और इटली में ही पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ। आज की क्लास में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, घर में रहिए और ऑनलाइन क्लासेस लेते रहिए। धन्यवाद।